नमस्कार, बिग न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। बीएनबी में आज जिस बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण, सिर्फ 44 दिन शेष रह गए। महाकुंभ की जो तारीख आने वाली है 13 जनवरी, उसमें सिर्फ और मात्र 44 दिन, यानी कि आध्यात्म की बात करें, आस्था की बात करें, और इस आध्यात्म आस्था के साथ साथ इस महाकुंभ से एक बड़ी अर्थव्यवस्था भी जुड़ी है। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इन 45 दिनों में महाकुंभ की जो शुरुआत होगी 13 जनवरी से लेकर फरवरी की अगर बात की तारीख तक, 45 दिनों में लगभग 1 लाख करोड़ का व्यापार होना है। कुछ और दिलचस्प हम आंकड़े बताएंगे, क्योंकि महाकुंभ का जैसे दुनिया भर की निगाहें इस महाकुंभ में रहेंगी। लगभग 40 करोड़ जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो प्रयागराज की धरती पर पहुंचेंगे, जो उत्तर प्रदेश की धरती पर पहुंचेंगे, और इन 45 दिनों में 40 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे प्रयागराज, स्नान करेंगे, शाही तिथियों में शामिल होंगे, पूजा अर्चना करेंगे और वापस जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कई बड़े देश, लेकिन कुछ बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। यह तस्वीर है कि किस तरीके से वहां पर तैयारियां चल रही हैं। महाकुंभ 2025 में आयोजित होने वाले नेत्र कुंभ शिविर का भूमि पूजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, यानी कि हेल्थ को लेकर, क्योंकि 40 करोड़ की लोग जो श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे, तो सुरक्षा की तैयारियां, स्वास्थ्य की तैयारियां, हेल्थ सेक्टर को लेकर, टूरिज्म, पर्यटन या कहे कि सौंदर्यीकरण की तैयारी, सारी तैयारियां चल रही हैं। और लगातार ये तस्वीरें बदलती रहेंगी किस तरीके से 13 जनवरी से पहले प्रयागराज को, ये प्रयागराज ही नहीं, प्रयागराज के आसपास के जिलों को, उनकी सड़कों को, जो कनेक्टिविटी है, सब कुछ चाक चौबंद हो जाएगा, सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। क्योंकि एक मौका, ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ मेले में काम करने वाले लोगों को सराहा है, उनसे मिले हैं, संवाद किए। इसमें अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं। लगभग 50,000 लोग रात दिन प्रयागराज को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास एक बड़ा मौका है ब्रांडिंग करने का, अपनी एक बड़ी पहचान बनाने का। पहचान कौन सी? धार्मिक, यानी कि रिलीजियस जो टूरिज्म की बात करते हैं, जो हम कल्चरल टूरिज्म की बात करते हैं, वो एक नई तस्वीर। क्योंकि महाकुंभ के आयोजन के बाद, सफल आयोजन के बाद, आप समझिए कि पर्यटन में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। तो ये एक तस्वीर, सफाई कर्मियों को वर्दी और नाविकों को लाइफ जैकेट बांटे, रोजगार की असीम संभावना। अभी तक जो आंकड़े निकल के आ रहे, लगभग 45,000 परिवारों को सीधे तौर पर महाकुंभ से रोजगार मिलेगा। वो नाविकों को आप देख सकते हैं, सफाई कर्मियों को देख सकते हैं, वो जो रिवर गाइड, जो टूरिस्ट होते हैं, उनको जो गाइड करने वाले लोग होते हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रशिक्षित किया जा रहा है। एक और तस्वीर आप देखिए, कुंभ मेले को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ एक बड़ी समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज के दौरे पर रहते और अलग अलग समय पर समीक्षा बैठक करते रहते। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी भी प्रयागराज पहुंचेंगे, लगभग 4 से 5 घंटे प्रयागराज में रहेंगे। और इस बदलते हुए प्रयागराज को, क्योंकि दुनिया भर के लगभग 75 देशों से 40 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं, वो आप समझ सकते हैं, हिंदुस्तान के तो लोग रहेंगे ही, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर से भी कई ऐसे देश हैं जो इंतजार कर रहे हैं 13 जनवरी को, कि 13 जनवरी कब से महाकुंभ की शुरुआत हो और वो उत्तर प्रदेश की धरती पर आए, वो भारत पहुंचे। और इसीलिए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इन 45 दिनों में लगभग एक और तस्वीर बदल चुकी है। महाकुंभ मेले के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्शन मोड पे लगातार कामों की समीक्षा की जा रही। लगभग 75 से 80% जो काम है, वो चाहे कनेक्टिविटी को लेकर हो, चाहे सौंदर्यीकरण को लेकर हो, या फिर रेलवे को लेकर हो, सारे काम लगभग पूरे होते नजर आ रहे। एक और तस्वीर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्य, उन्होंने मैप के जरिए तैयारियों और चल रहे कामों के बारे में भी जानकारी ली है। सुरक्षा की अगर हम बात करें, तो लगभग 37,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जवान जो हैं, वो प्रयागराज महाकुंभ की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। ड्रोन वहां तैयार रहेगा, एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि हर एक बड़े स्तर पर 56 थाने बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर ही एक ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा थाने हैं, माने जाते हैं लगभग 52 से 50 के आसपास थाने हैं। लेकिन अकेले महाकुंभ में 56 थाने और सैकड़ों जो पुलिस चौकियां हैं बनाई गई। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यापक तैयारी है, और यही तैयारी जो है उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग को लेकर है, भारत को नई पहचान को लेने को लेकर। कई ऐसे देश हैं जिनका पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो टूरिज्म पर टिकी। कई ऐसे बड़े देश हैं जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित होती रहती है। और अब शायद धीरे धीरे उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों की तरफ बढ़ रहा है जहां पर टूरिज्म जो है एसजीडीपी में, यानी कि अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, उसकी एक प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट भी देखेंगे।
और चलिए एक रिपोर्ट देख लेते हैं, क्योंकि रिपोर्ट देखकर समझने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट देखते हैं सबसे पहले कि आखिर ये जो 44 दिन का इंतजार है, वो इंतजार में क्या कुछ काम पूरा हो चुका है और अभी क्या कुछ करना बाकी रह गया। सबसे पहले एक रिपोर्ट। महाकुंभ क्यों होगा खास, एक नया शहर बसा प्रयागराज। ये नजारा मन को मंत्रमुग्ध कर रहा है। ये कोलाहल, ये शोर, ये कदमों की थाप, साधु संत ऋषि मुनियों के कदम धरती में निवास करने वाले प्राणियों के लिए नहीं, ये दृश्य, ये नजारा देखने के लिए आकाश में विचरित करते देवता भी लालायित होंगे। उन्हें भी इंतजार होगा महाकुंभ के शुरुआत का। वो भी उस पल का साक्षी बनना चाहते हैं। पर इस बार का महाकुंभ क्यों होगा खास, क्या है तैयारियां, ये जानना बेहद जरूरी होगा। प्रयाग की पावन धरती पे माँ गंगा जमुना सरस्वती की पावन त्रिवेणी के पावन सानिध्य में आगामी 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। उसमें बहुत सारे विकास कार्य, रोड रास्ते बनाने से लेकर पांटून ब्रिज बनाने से लेकर घाटों का निर्माण, नगर में यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए आवागमन को सुगम बनाने के लिए पुल पुलिये का निर्माण, नालियों का निर्माण, खड़ंजों का काम, तमाम तरह के हजारों काम जो हैं इस समय प्रयाग के आसपास के जिलों में भी और प्रयाग में चल रहे हैं। उन सबको समय से पूरा करना, जब कुंभ की शुरुआत हो उसके पहले सब कुछ अपनी जगह पर तैयार हो, सब कुछ सुसज्जित हो, कुंभ जो है भव्य और दिव्य बने, दुनिया के लोग जो आएंगे उनको एक अलौकिक अनुभव हो, इस दृष्टि से पूरा प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से काम कर रहा है। इस बार महाकुंभ में दुनिया भी अपनी छाप छोड़ेगी। दुनिया के 10 देशों के विशिष्ट मेहमान महाकुंभ में शिरकत करेंगे और गंगा आरती में भाग लेंगे। उसको लेकर भी तैयारियां जोरों पर चल रही है। ये 10 देश, जिसमें इजराइल, अमेरिका, वियतनाम, फ्रांस, इटली, कनाडा, म्यांमार जैसे इन 10 देशों के विशिष्ट मेहमान उत्तर प्रदेश की धरती पर पधारेंगे और गंगा आरती में शामिल होंगे। तो लगेगा अखाड़ा, जमेगा श्रद्धालुओं का जमावड़ा। महाकुंभ का मेला क्षेत्र में क्या रहेगा खास, कैसे होगा इस बार का कल्पवास, उनमें कौन करेगा निवास, उनके लिए क्या है सरकारी प्रयास, ये सब भी आप जान लीजिए। प्रयागराज के अंदर जो मैंने पहले कहा, एक कुंभ का दायरा बढ़ रहा है, काफी दूरी तक जाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जहां पे कुंभ का दायरा जहां जा रहा है वहां पे हम लोग वेरिफिकेट करें। रेस्टोरेंट, होटल में जो कार्मिक हैं इनकी वेरिफिकेशन, किराएदारों की वेरिफिकेशन की कार्रवाई, ये सुरक्षा की दृष्टि से शुरू कर लें। रेलवे के साथ, सिविल एविएशन विभाग के साथ में, NHAI के साथ में, भारत सरकार से जुड़ी हुई जितनी भी अन्य संस्थाएं हैं उन सब के साथ भी हमारा एक बेहतर तालमेल रहना चाहिए। 2019 में किए गए प्रयासों का परिणाम था कि यूनेस्को ने प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि फिर इस बार प्रयागराज कुंभ को वैश्विक स्तर पर इसी प्रकार की मान्यता प्राप्त होगी। ये सिर्फ महाकुंभ नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए एक ब्रांडिंग का बेहतरीन मौका भी है, अपने को दुनिया के सामने धर्म प्रदेश के रूप में पेश करने का। महाकुंभ की महातैयारियों की बात करें तो शुरुआत 13 जनवरी 2025 को होगा। बजट 5000 करोड़ रुपए, श्रद्धालु का आने का अनुमान लगभग 40 करोड़ से ज्यादा देश विदेशी जो श्रद्धालु हैं, लगभग 10 देशों के विशिष्ट मेहमान भी आ रहे हैं। 13 अखाड़ों के धर्मगुरु भी अपना जमावड़ा लगाएंगे और दुनिया भर की मीडिया, दुनिया भर के पत्रकारों का भी एक बड़ा जमावड़ा इस महाकुंभ में लगने वाला है। आज की तारीख में बात करें तो लगभग 50,000 से ज्यादा लोग कुंभ को लेकर तैयारी कर रहे हैं। कुंभ तक पहुंचने के लिए 3 बड़े क्षेत्रों पर बड़ा फोकस किया गया है, जिसमें एक्सप्रेसवे, रेलवे, एयरपोर्ट भी तैयार किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो लगभग 37,350 करोड़ का ये बजट है गंगा एक्सप्रेसवे का। लंबाई लगभग 594 किलोमीटर। ये 10 जिलों को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे है, जिसमें मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। लगभग 75% काम इसका पूरा हो चुका है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो प्रयाग, नैनी, रामबाग, फाफाकोट,
झूसी, सुबेदारगंज, इन रेलवे स्टेशनों को विस्तार किया गया है और इनका सौंदर्यीकरण किया गया है। लगभग 960 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिनमें 17 ओवरब्रिज और अंडरपास भी शामिल है। लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और रोजाना प्रयागराज से कुंभ महाकुंभ के समय 140 ट्रेनें संचालित की जाएंगी। अब बात एयरपोर्ट की कर लेते हैं। एक टर्मिनल वाला एयरपोर्ट अभी प्रयागराज में संचालित है, लेकिन 231 करोड़ की लागत से दूसरा टर्मिनल भी बन रहा है, जिसमें लगभग एक साथ 1200 से अधिक यात्री बैठ सकते हैं। इतना ही नहीं, आने वाले मेहमानों के लिए एक पूरी टेंट सिटी का भी निर्माण हो रहा है, ताकि लोग गंगा की अविरल धारा के किनारे रेत पर बने इस टेंट शहर का मजा ले सके। लगभग 25 एकड़ में टेंट सिटी बनाई जा रही है, 2000 से अधिक जिसमें कॉटेज होंगे। झूसी व अरैल में ये टेंट सिटी बन रही है और टेंट सिटी में 5 सितारा होटल जैसी सारी सुविधाओं से ये टेंट सिटी लैस होगी। टेंट सिटी में पूरा आध्यात्मिक माहौल होगा, जहां पर यज्ञ होंगे, प्रवचन होंगे, भजन, संध्या, नदी का नजारा भी यहाँ पर रुकने वाले जो मेहमान हैं वो देख सकेंगे। महाकुंभ की महायात्रा में सिर्फ 44 दिन बाकी रह गए हैं। धरती से लेकर आकाश तक जितने भी जीव जंतु हैं, सबको इंतजार है इस महाकुंभ में महासमागम का, जहां विभिन्न संस्कृतियां, खान पान, बोली और आध्यात्म रचे बसे लोग एक साथ इकट्ठा होंगे। तो देखा आपने कि हमारी बड़ी रिपोर्ट में हर उस महाकुंभ की छोटी छोटी चीजों, बारीकों को समेटने की कोशिश की गई है, जो आने वाले 13 जनवरी से देश और दुनिया को इंतजार है कि कब 13 जनवरी हो और वो महाकुंभ में पहुंचे। एक बड़ा विश्लेषण बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनोज अग्रवाल जी हैं, देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। मनोज जी से समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थशास्त्र कितना बदलने वाला है। आध्यात्म तो होगा ही, आस्था तो होगी, लेकिन आध्यात्म और आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी बदलती नजर आएगी। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ गए, गणेश केसरवानी जी हैं, प्रयागराज के मेयर है। गणेश केसरवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। और एक तीसरे खास मेहमान अब से कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे, राजेश द्विवेदी जी, मेला कहा जा सकता है कि मेला क्षेत्र के एसएसपी हैं, वो सुरक्षा व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले मनोज जी आपसे शुरुआत करूंगा। जब हम महाकुंभ की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान जो है, भारत या उत्तर प्रदेश है, कल्चरल टूरिज्म की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और महाकुंभ के बाद और तस्वीर बदल जाएगी? जिस प्रकार से 2019 का कुंभ हुआ वो बहुत सफल और बहुत ही, जिसको कहते हैं, रोचक रहा जी। उसने भी अपनी एक आर्थिक गाथा लिखी और उस समय लोगों से आप बात करते तो पता चलता लोग कितने प्रफुल्लित थे और किस प्रकार से मुझे लगता है कि वो काम आया होगा। जब कोविड आया होगा तो उनकी वो कमाई, वो काम धाम कैसे काम आया होगा। और जब आज हम 2025 के कुंभ की तैयारी कर रहे हैं, आज देखिए उत्तर प्रदेश कितना बदल चुका है। उस समय बदलने की जो है तेज करवटें ले रहा था, आज उत्तर प्रदेश कितना बदल चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे जिसकी उस समय आहट मुश्किल से सुनाई दे रही थी, बात शुरू हो गई थी, आज वो पूर्णता की ओर है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश आज भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का, सड़कों का सबसे बड़ा राज्य बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश अगर आप देखते हैं तो पूरी तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो इसमें बहुत काम आने वाला है, इसी प्रकार से आप देखते हैं कि रेल नेटवर्क, और इस बार यह भी किया जा रहा है कि आसपास के पूरे क्षेत्रों में ये परमानेंट व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि टेम्परेरी मेला तक ही रहेगा, परमानेंट व्यवस्था है। रेलवे का जिसको कहते हैं सुदृढ़ीकरण, विस्तारीकरण बहुत व्यापक रूप से हो रहा है। मेला में आने वाले 40 करोड़ श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए, प्लस भविष्य में प्रयागराज को एक विकास का हब बनाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, वो अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। जो पिछली बार तैयारी हुई थी 2019 में प्रयागराज के शहर के अंदर, उस नगर के अंदर, आज देखते हैं तो उसमें और व्यापक परिवर्तन आ रहा है और लोग और उत्सुकता से, जो पिछली बार छूट गए थे, अब चाहते हैं कि प्रयागराज के इस विकास की झलकी भी हम देखें, जो भारत के विकास को पूरे दुनिया में अपना प्रदर्शित करने को तैयार है। गणेश केसरवानी जी, क्या आपको लगता है कि प्रयागराज एक मॉडल सिटी के रूप में उभर कर सामने आने वाला है? क्योंकि 40 करोड़ श्रद्धालु अगर प्रयागराज पहुंचेंगे तो क्या कुछ तैयारियां आपको अभी समझ में आ रही हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया के लोगों को इस महाकुंभ में आमंत्रित भी करता हूं जी।
निश्चित रूप से इसके लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से प्रयागराज नगर निगम और जिला प्रशासन अनेक विभाग मिलकर के 40 करोड़ यात्रियों के लिए जो बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है तो पूरा करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने चर्चा भी किया, इसमें एक सड़कों का चौड़ीकरण, सुंदरीकरण, पार्कों का सुंदरीकरण और साथ ही साथ वो जो भाव लेकर के प्रयागराज आ रहे हैं, माँ गंगा यमुना का स्नान करेंगे, माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि माँ गंगा का आंचल और माँ गंगा का जल इतना पवित्र हुआ है, इतना शुद्ध हुआ है कि जिसके लिए मैं हृदय से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा कि वो अद्भुत जल जो हम लोगों को बचपन में मिल रहा था जी, में जो धार थी माँ गंगा की धार, और वो ऊर्जा और वह स्वच्छ जल जो प्राप्त हो रहा है, जो हमारे तीर्थ यात्रियों को उनकी जो मन की आकांक्षा उसको पूरा करने का काम करेंगे। जो भक्ति का भाव लेकर के वो यहाँ पर आएंगे जी, वो भाव माँ गंगा के आशीर्वाद से भरे जाए। साथ ही साथ उनकी बुनियादी सुविधाएं, रैन बसेरे हो, शौच हो, स्वच्छता हो, चौड़ी चौड़ी सड़कें हो, इसके साथ साथ जो हमारे प्रयाग का गौरवशाली इतिहास है, पौराणिक महत्व के जो क्षेत्र हैं, हमारे सांस्कृतिक चेतना के जो केंद्र हैं, वो उसका भी जीर्णोद्धार हो रहा है। भगवान भरद्वाज मुनि का आश्रम का कॉरिडोर, भगवान विष्णु हरि बाल स्वरूप में जो अक्षय वट में विराजित हैं, अक्षय वट का कॉरिडोर, सरस्वती कूप का कॉरिडोर, पातालपुरी का कॉरिडोर, बंधवा वाले लेटे हनुमान जी मंदिर का कॉरिडोर, मनकामेश्वर मंदिर का कॉरिडोर जी, अक्षय वट दशाश्वमेध घाट का कॉरिडोर, और इसके साथ साथ 11 नए घाट, 11 नए और इसके अलावा एक पार्क, शिवालय पार्क नगर निगम बना रहा है जो भारत की आकृति का है, और उसमें 12 ज्योतिर्लिंग भारत के जिन जिन केंद्रों में हैं स्थापित, उन्हीं केंद्रों में 12 ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना हो रही, मंदिरों की स्थापना हो रही है। समुद्र मंथन का एक दृश्य है उसमें, और यह यज्ञ की भूमि है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का पहला यज्ञ यहाँ पर किया। यज्ञ का महात्म्य, यज्ञ का विधि विधान पूरी दुनिया के लोग महसूस कर सके। गणेश केसरवानी जी, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की छवि भी और बदलेगी और उसकी छवि में और सुधार होगा? निश्चित रूप से प्रयाग कहता हूं लोग आएंगे तो प्रयाग आकर के पूरे भारत की कल्पना लेकर के मन के अंदर जाने वाले कि जैसा प्रयाग स्वच्छ रहा, प्रयाग सुंदर रहा, उत्तर प्रदेश का यह अद्भुत शहर तीर्थों का राजा जैसा था, वैसा पूरा भारत होगा। इसलिए प्रयाग के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए ये गौरव का विषय है कि हम पूरे भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रयागराज को विकसित कर रहे हैं, और यह सौभाग्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे प्रयाग के नेता माननीय मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में हम सब लोग पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि जितने भी 40 करोड़ लोग आएंगे, इसमें से लाखों लोग विदेशी होंगे, वो ब्रांड एम्बेसडर का काम करेंगे, क्योंकि जब वापस यहां से अपने मन में एक अच्छी स्मृतियां लेकर जाएंगे और अपने घर, अपने देश पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं भारत की, उत्तर प्रदेश की और प्रयागराज का वर्णन करेंगे। मनोज जी, क्या जो ब्रांड एम्बेसडर की हम जब बात करें, क्या ब्रांडिंग बेहद जरूरी है? जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हर चीज की ब्रांडिंग, अगर आप छोटा सा भी उत्पाद करते हैं तो उसकी ब्रांडिंग जरूरी है। क्या उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग का एक बड़ा मौका है, बड़ा मंच है ये महाकुंभ? देखिए, ये महाकुंभ जो पहले के महाकुंभ होते आए हैं उसी के क्रम में एक और बड़ा कार्यक्रम है। हम इस रूप में कह सकते हैं कि जो पहले था, अब ये बताता है कि बदलते भारत की तस्वीर देखनी है तो प्रयागराज आइए, जहां पर एक नदी का जल, यानी कि नदियों का जो लोग नहीं समझ रहे हैं पूरी तरह से हमारे कल्चर को, वो देखिए कैसे लोगों को आकर्षित करता है और किस प्रकार से पूरे डिसिप्लिन के साथ इसमें लोग आते हैं, पूरे परिवार के साथ आते हैं। छोटे से छोटा आप देखें, गोद में लोग लेकर के बच्चे को आते हैं और फिर आप उसी प्रकार देखेंगे कि कैसे वो जो है पूरे परिवार, बूढ़े लोगों को लेकर के आते हैं, कोई कंधे पर लेकर के आएगा तो कोई बग्घी में लेकर के आएगा। ये नजारा जो देखता, भारत की संस्कृति, असली भारत वही दिखता है, और ये भारत की संस्कृति विकास को पोषणीय बनाती है। इसको ध्यान रखना। जो
पश्चिम का है वो इसको समझने में अभी भी चूक कर रहा है। और हम इसको एक बता सकते हैं कि विकास को यदि आगे बढ़ाना है, समाज और संस्कृति का मजबूत आधार चाहिए। वो मॉडल यहां पर दिखाई पड़ेगा। और साथ में राज्य की भूमिका क्या हो, लोगों की जन सहभागिता कैसे हो। पिछला वाला 19 का जो दिखाता है, पूरे प्रयागराज में इतने मेले के बावजूद, बड़े मेले के बावजूद, इतना सा कूड़ा 2 मिनट के लिए कहीं स्थिर नहीं हो पाता था। जो सफाई की व्यवस्था थी सरकार की, सजावट का हालत यह था, किसी पर रास्ते पे जाइए तो फ्लावर पॉट्स बड़े बड़े आप बड़े हाँ। एक भी फ्लावर पॉट टूटा नहीं, एक भी फ्लावर पॉट को नुकसान नहीं पहुंचा। जो लोग कहते हैं ना भारत जो है यहाँ के लोग कल्चर्ड नहीं है, समझदार नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, उनको पिछले से सीखना चाहिए। एक छोटा सा सवाल, G20 के बड़ा आयोजन भारत करने में सक्षम है, महाकुंभ जैसा बड़ा आयोजन करने में सक्षम है, क्या भारत अब ओलंपिक जैसे खेलों को भी आयोजन करने में पूरी तरीके से तैयार है? निश्चित तौर, अगर हम बड़े आयोजनों की बात करें तो आज भारत के साथ क्या है कि उसको अपनी बड़ी भूमिका में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ। ऐसा नहीं, एक तरफ आप अगर देखते हैं कल्चरल को देखते हैं, सामाजिक को देखते हैं, तो इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सोच सकता है कि 10 साल में पूरा भारत और 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश एकदम से परिवर्तन हो जाएगा। किसने सोचा था कि आज जो हम लोग वंदे भारत ट्रेन छोड़िए, वंदे भारत अब मेट्रो की तरफ बढ़ चुकी है, मेट्रो की तरफ आप देखिए, और इसकी डिमांड विदेशों में ज्यादा है। और इसी प्रकार से आप देखते हैं तो हम ईंधन के मामले में देखिए, हम बहुत तेजी से, आप देखते हैं सोलर एनर्जी, ये भी एक मॉडल आपको प्रयाग में दिखेगा। सोलर एनर्जी का व्यापक इस्तेमाल, मेयर साहब है वो बताएंगे इस चीज को कि किस प्रकार से हम ऊर्जा का संचय कर रहे हैं, जो कूड़ा होगा उस वेस्ट मैनेजमेंट को किस प्रकार से कर रहे हैं, नदी को प्रदूषित किए बिना, पूरे नगर को प्रदूषित किए बिना उसका मैनेजमेंट देखना है। तो मैं ये कहता हूं कि प्रयागराज की स्टडी अभी से शुरू कर देनी, प्रयागराज पर शोध, प्रयागराज की स्टडी अभी से शुरू करने की जरूरत है। गणेश केसरवानी जी, जिस तरीके से स्वच्छता की बात की जा रही, जिस तरीके से आपने कहा कि जो वहां का पानी है बिल्कुल स्वच्छ है, साफ सुथरा है, कि जो लोग आएंगे उनको भी देखकर बड़ा आनंद होगा, पॉलीथीन मुक्त कुंभ की तरफ आगे बढ़ रहा है, वृक्षारोपण की तरफ कुंभ आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से आपको लगता है कि आप वहां के मेयर हैं और जो लोग वहां पहुंचेंगे उनके जहन में, उनके मन में एक अच्छी तस्वीर रहेगी प्रयागराज को लेकर? निश्चित रूप से इस दिशा में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुंभ के बहुत पहले से ही इसकी योजना बना ली थी कि स्वच्छ मां गंगा का जल हम सभी तीर्थ यात्रियों को मुहैया कराएंगे। और उस निमित्त प्रयागराज नगर निगम ने भी मेला प्राधिकरण ने भी व्यापक तैयारियां किया और जितने नाले यहाँ थे उन सबको टैप किया गया, एसटीपी से जोड़ा गया, उनका शोधन का काम हो रहा। एक बूंद गंगा के अंदर कोई भी गंदा पानी नहीं जा रहा। पहली स्थिति कानपुर की जो टेनरियां थी उसको बंद किया गया। दुर्भाग्य ये है कि इस देश के अंदर कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं, अभी कानपुर में उपचुनाव था तो समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि अगर हम हमारा विधायक जिता दोगे तो मैं कानपुर की टेनरियों को खोल दूंगा। तो वो गंगा के अस्तित्व के साथ पहले से भी खिलवाड़ करते रहे। देश के अंदर ऐसी कुछ सरकारें रही जिन्होंने गंगा को उस स्तर पर ले जाकर के छोड़ा था कि लोग आचमन करना छोड़ दिए थे। लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, उनकी प्रेरणा से, उनके संकल्प की शक्ति से आज माँ गंगा एक बार पुनः अपने उस स्वरूप में वापस लौट करके आई है। और भारत के लिए ये केवल एक नदी नहीं है, ये भारत आयु है। देश के करोड़ों ऋषि मुनियों ने यहाँ अपने प्राण छोड़े हैं और उनकी प्राण की शक्ति से माँ गंगा का जो जल है वो इस देश को सींचने का काम करता है। और यह अद्भुत काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो निश्चित रूप से जो लोग तीर्थयात्री आएंगे जी, उनके मन के अंदर बुनियादी सुविधाओं के पहले माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने की चाहत हो। तो इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी जी ने अद्भुत काम किया है। हम सब लोगों ने मिलकर के नगर निगम के प्रयास से, मेला प्राधिकरण के प्रयास से गंगा जी के जल को बहुत ही शानदार, मैं कह नहीं सकता, मेरा शब्द नहीं, चूंकि मैं रोज जाता हूं। क्या आपके पास भी एक बड़ा मौका है? आपके पास भी बड़ा मौका है काम करने का, दिखाने का और एक बड़ी तस्वीर, अच्छी तस्वीर उत्तर प्रदेश की, भारत की पेश करने का। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरीके से ये प्रयास है कि हम ऐसा दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे ताकि दुनिया भर के जो लोग आए उनके मन के अंदर एक स्वाभाविक फीलिंग आवे कि वास्तव में प्रयाग आकर के
आनंद की अनुभूति हुई। इसके साथ ही साथ जी, स्वच्छता जो एक बहुत बड़ा विषय इस मेले के लिए रहा है और स्वच्छता का संदेश पूरी दुनिया को देने में प्रयागराज सफल हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, एक स्वच्छ भारत, पूरी दुनिया को आकर्षित करने वाला भारत हम बनाएंगे, उस दिशा में प्रयागराज की महती भूमिका है। निश्चित रूप से कूड़ा प्रबंधन से लेकर के, सीवरेज प्रबंधन से लेकर के, नाले और नालियों के प्रबंधन से लेकर के, समाज के प्रत्येक व्यक्तियों को स्वच्छता से जोड़ने का संकल्प भी, अभियान भी नगर निगम ने प्रारंभ किया है। और एक नई प्रतियोगिता घर घर रंगोली अभियान, यानी हर परिवार को स्वच्छता के मर्म से जोड़ने के लिए घर घर रंगोली अभियान का शुभारंभ नगर निगम करने जा रहा है और एक दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाकर, बिल्कुल दुनिया की। मैं आपके पास आऊंगा कि क्या ये जो महाकुंभ है पर्यावरण हितैषी भी रहेगा, पर्यावरण को ध्यान में रखकर भी ये महाकुंभ पूरा आयोजन किया जा रहा है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जब हम आध्यात्म की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, तो इससे अर्थव्यवस्था एक साथ कहा जा सीधे तौर पर जुड़ी होती है। और जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में भारत ने धार्मिक टूरिज्म को, धार्मिक पर्यटन पर काम किया है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम बनारस के कायाकल्प की बात करें, चाहे अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात करें, मथुरा की बात करें, और अब ये 2025 का महाकुंभ, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की जीडीपी पर, एसजीडीपी पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है, वो हम इस रिपोर्ट पर देख लेते हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। महाकुंभ में होगा महाव्यापार। मेला क्षेत्र सज संवर कर हो चुका है तैयार। मेला प्राधिकरण ने तय किया है बड़ा लक्ष्य, 10,000 से ज्यादा दुकानों का होगा टेंडर। आस्था के 45 दिन में 1 लाख करोड़ के व्यापार की उम्मीद। कचौड़ी की एक प्लेट की कीमत 30 रुपए। इसे बेचने के लिए 30 बाई 30 फीट की जमीन का किराया क्या हो सकता है? आप सोच रहे होंगे बहुत ज्यादा, 4 से 5 लाख, पर आप पकड़ नहीं पाए। इस 30 बाई 30 फीट की दुकान का किराया 92 लाख है। ये कचौड़ी की दुकान महाकुंभ मेला क्षेत्र में लग रही है। अब एक नजर डालते हैं कि आखिर 2025 के महाकुंभ में व्यापार का आधार क्या होने वाला है। 30 बाई 30 फीट की दुकान की जमीन, कचौड़ी की दुकान का किराया 92 लाख रुपए, माला बेचने की दुकान का किराया 16 लाख, लड्डू की दुकान का किराया 75 लाख, लगभग 4000 हेक्टेयर में अब ये मेला लगेगा। लगभग 13 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट भी बनाया जा रहा है। मेला प्राधिकरण ने भी अपने लिए कई तरीके के लक्ष्य तय किए हैं ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि उत्तर प्रदेश अब एक बड़ा धार्मिक पर्यटन प्रदेश के रूप में उभर चुका है, जहां पर असीम संभावनाएं हैं। अगर हम दुकानों के टेंडर और व्यापार की बात करें तो मेला प्राधिकरण का लक्ष्य है कि इस बार 10,000 दुकानों को टेंडर दिया जाए। 2019 के कुंभ की बात करें तो लगभग 5,721 आवेदन आए थे, वहीं 2012 के महाकुंभ में 2,000 आवेदन आए थे। इसके लिए एक अलग से वेबसाइट भी लॉन्च की गई है ताकि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए जमीनों का आवंटन शुरू हो चुका है। एक एक जमीन की कीमत कई लाख रुपए में है। जिनकी लोकेशन प्राइम है वो और अधिक महंगी। 40 करोड़ लोगों की आने की उम्मीद से दुकानदार बेहद उत्साहित हैं। सब मेला क्षेत्र में दुकान चाहते हैं, वो जानते हैं कि महाकुंभ के 45 दिन उनकी तकदीर बदल देंगे। 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे और अगर एक श्रद्धालु 500 रुपए भी खर्च करता है तो वो 20,000 करोड़ हो जाता है, जबकि करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो इससे कई गुना ज्यादा खर्च करेंगे। देश के कई बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं कि भले ही सरकार को सीधे राजस्व न मिले, पर परोक्ष रूप से उनके खाते में बड़ी रकम जमा हो सकती है। गत कुंभ में 1,14,000 शौचालय बनाए गए थे। इस बार के कुंभ में 1.5 लाख से अधिक शौचालय बनाए जा रहे हैं और इन सब में 10,000 स्वच्छता कर्मियों की तैनाती भी की जा रही है। मेला क्षेत्र में गत कुंभ में 80,000 टेंटेज लगे थे। इस कुंभ में इनकी संख्या बढ़कर के 1,60,000 तक पहुंचाई जा रही है। पेंटोन ब्रिज की जो पिछले कुंभ में 300 किलोमीटर के 22 पेंटोन ब्रिज बनाए गए थे, इस कुंभ में 400 किलोमीटर के 30 पेंटोन ब्रिज बनाए जा रहे हैं। गत कुंभ में 40,700 एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। इस कुंभ में इनकी संख्या बढ़ा करके 67,000 एलईडी लाइट, 2,000 सोलर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट, 2 नए विद्युत सब केंद्र सब स्टेशन की स्थापना
66 नए ट्रांसफार्मर, ये सभी की क्षमता को बढ़ा करके कार्यक्रम यहां पर किए जा रहे हैं। महाकुंभ का इंतजार है और इसके लिए कहा जा सकता है कि बम्पर रोजगार की संभावनाएं भी उभर कर सामने आ रही हैं। अनुमानित 45,000 परिवारों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो नाविकों को, टूर गाइड को, स्ट्रीट वेंडर को, टैक्सी ड्राइवर को कौशल की ट्रेनिंग, इसके साथ साथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। नाविकों को नौकायन के अलावा रिवर गाइड की भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो मेहमानों का ध्यान रख सके। आसपास के धार्मिक स्थलों को भी बेहतर किया जाता है, जिससे बनारस, अयोध्या, मथुरा, विंध्यवासिनी धाम पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। तो महाकुंभ के सिर्फ 44 दिन, महाव्यापार के सिर्फ 44 दिन, दुनिया के स्वागत के लिए 44 दिन, बस इंतजार है महाकुंभ 2025 की 13 जनवरी की तारीख का। तो कहा जा सकता है कि महाकुंभ में कई विश्व रिकॉर्ड भी बनने वाले हैं। एक विश्व रिकॉर्ड जो है वो बन चुका है, वो ये है कि जो बसों की जो परेड है, अभी तक जो विश्व रिकॉर्ड था वो अबू धाबी के पास था 309 बसों का एक परेड निकालना, लेकिन प्रयागराज में पिछले दिनों 503 बसों की परेड निकालकर एक रिकॉर्ड कायम किया गया है। तो ऐसे कई ऐसे और रिकॉर्ड हैं, क्योंकि दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर एक आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। लेकिन मनोज जी, जो ये रिपोर्ट आपने देखी कि एक छोटी सी दुकान के लिए 90 लाख बड़ी, तो आप समझते हैं व्यापार की बड़ी संभावना है। 45 दिन, भले ही महाकुंभ के 45 दिन हो, लेकिन 45 दिनों में व्यापार हमें लगता है कि 45 गुना आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर लोगों का व्यापार बढ़ेगा, आसपास के लोगों का, प्रयागराज जिले का और आसपास के जिले के लोगों का इसमें सीधी भूमिका होगी। और किस किस रूप में होगा ये लिस्ट अगर करेंगे तो बहुत बड़ी भूमिका आएगी। दूसरा, प्रयागराज अगले 2 वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर लोगों का आकर्षण है, वो आर्थिक लाभ में, वो चाहे शासन के लिए हो टैक्स के रूप में, या उससे ज्यादा लोगों के रोजगार, लोगों की आमदनी बढ़ाने में। और सबसे बड़ी बात, जो परिवार के लोग इधर उधर भटक रहे थे कि हमें नौकरी चाहिए, ये चाहिए, अब वो स्वरोजगार इससे प्रेरित होगा। क्योंकि यदि यहां पर होता है, आप देखिए वाराणसी की क्या स्थिति है, अयोध्या तो अभी पूरे पर आया ही नहीं है। आसपास के अगर हम देखते हैं, इसको हम पूरा सर्किट अगर मानते हैं, विंध्यवासिनी, अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज को अगर मान लीजिए हम 4 को मिलाकर एक सर्किट मानते हैं, तो अभी तो ये अपने शुरुआती दौर में है। इतने के बावजूद अगर इतना विकास हो रहा है, और फिर प्रयागराज का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, प्रयागराज का मॉडर्नाइजेशन देखिए, प्रयागराज का जो रेलवे नेटवर्क, रोड नेटवर्क, एयरपोर्ट आप देखते हैं, तो लोगों के बारे में, वहां के लोगों का प्रोडक्ट, वो कल्चर, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक नया ग्रोथ सेंटर मजबूती के साथ प्रयागराज के रूप में विकसित कर लिया है। बिल्कुल नया ग्रोथ सेंटर प्रयागराज के रूप में आने वाला है, क्योंकि महाकुंभ में कहा जा सकता है जिस तरीके से एक बड़ी 40 करोड़ के श्रद्धालु जब पहुंचेंगे, बड़ा बदलाव। गणेश केसरवानी जी, क्या आपको लगता है कि रोजगार की भी असीम संभावनाएं उभर के आएंगी? अभी जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि हजारों परिवारों को काम मिलेगा, छोटे छोटे रोजगार, चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे कचौड़ी की दुकान हो, क्या आपको लगता है रोजगार की भी असीम संभावना उभर कर सामने आएंगी? निश्चित रूप से रोजगार व्यापक रूप से बढ़ेगा। प्रयागराज जो एक प्रकार से धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से तो बहुत, शैक्षिक रूप से बहुत ही आगे था, लेकिन रोजगार के रूप में कहीं न कहीं पीछे था। इस कुंभ मेले के आयोजन के बाद भी 12 महीना रोजगार प्रयागराज के अंदर बढ़ेगा। इस कुंभ के अवसर पर जो हमारे इस प्रयागराज का जो विशिष्ट था, जो तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है, वो उसका बुनियादी विकास हुआ है। कॉरिडोर के माध्यम से जो नए नए विकास हुए, नए नए घाट हुए, वो 12 महीना पर्यटकों को आकर्षित करेगा। और केवल कुंभ के दौरान ही नहीं, बल्कि पूरे 12 महीना प्रयागराज का पर्यटन बढ़ेगा। आज क्या था, लोग आते थे, गंगा स्नान करते थे, चले जाते, लेकिन आज जब कुंभ के बाद लोग गंगा स्नान करने के लिए आएंगे तो पातालपुरी का भी दर्शन करेंगे, हनुमान मंदिर का भी, कॉरिडोर का दर्शन करेंगे, भरद्वाज मुनि आश्रम का भी दर्शन करेंगे, 12 माधव की परिक्रमा करेंगे, और शिवालय पार्क का दर्शन करेंगे, त्रिवेणी पुष्प का दर्शन करेंगे। तो इस तरीके के जो हमारे
सांस्कृतिक चेतना के जो केंद्र थे उनका व्यापक रूप से विकास हुआ है, जो पूरे विश्व को आकर्षित करे। अद्भुत पार्क शिवालय पार्क बन रहा है, पूरा 12 ज्योतिर्लिंग और वो लोहे के इंफ्रास्ट्रक्चर से बन रहा है, तो बहुत खूबसूरत बन रहा है। इस तरीके से आगे हमारी योजना है कि 12 महीना पर्यटन यहाँ पर बना रहे। हमारे पास यमुना जी का बहुत ही अद्भुत पाठ है, जो जल स्रोत यमुना जल की जलधारा है वो बहुत ही अद्भुत है। वहां पर अंतरराष्ट्रीय कैनोइंग की प्रतियोगिता का भी एक हमारा एक योजना है भविष्य में, ताकि ये खेल के रूप में भी पर्यटन हमारे यहाँ बढ़े। जल क्रीड़ा का बहुत बड़ा माध्यम यमुना जी का है यहाँ पर, तो आर्थिक रूप से यहाँ प्रत्येक परिवारों को लाभ होने जा रहा है। इस कुंभ मेले के दौरान भी और कुंभ मेले के बाद भी यहाँ पर्यटन बढ़ेगा, यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, छोटे छोटे दुकानदारों को भी लाभ होगा, होटल व्यापारियों को भी बहुत लाभ होगा। तो निश्चित रूप से जो एक धार्मिक स्थल के लिए जो बुनियादी व्यवस्थाएं चाहिए थी, वो बुनियादी व्यवस्थाएं इस कुंभ के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बना है। हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा रेलवेज, हमारा हाईवेज, हमारा वाटरवेज, सब कुछ विकसित हुआ है, तो लोगों को आने और जाने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी, तो निश्चित रूप से आर्थिक स्रोत बढ़ेंगे। बिल्कुल, आपने वाटरवेज का जिक्र किया, तो आज ही बनारस से निषाद राज जो क्रूज है वो प्रयागराज पहुंच चुका है, जिसमें 13 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे तो उसकी यात्रा भी करेंगे। मनोज जी, जब हम पहले वाटरवेज की संभावना नहीं थी, क्या आपको लगता है वाटरवेज जैसी जो संभावनाएं हैं ये एक बड़ा बदलाव ला सकती है जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, टूरिज्म की बात करते हैं, आर्थिक तरक्की की बात करते हैं? निश्चित तौर पर यह कॉन्फिडेंस भी दिखाता है कि हमारी नदियां जो पहले की स्थितियां थी, वो स्थितियां बदल चुकी हैं। जैसे पहले था, अभी केसरवानी जी बता रहे थे कि वो नदियां सिमट गई थी और गंदगी के मारे और प्रदूषित हो गई थी। आज वो स्थिति है कि वहां जलधारा अविरल बह रही है, तेज बह रही है और निर्मल जल जिसको कह सकते हैं वो बढ़ रहा है, तो लोगों को आकर्षित कर रहा है। लोग चाहते हैं कि ऐसी नदी दुनिया में कहीं नहीं है, जो जल पीजिए तो उसका लाभ। उसके चारों तरफ देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कृषि की बात कही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करी है, जैविक खेती की और महंगी फसलों बात करी है। तो अगर आप देखते हैं तो ये जो क्रूज वाला मामला है, प्रधानमंत्री जी पहले इसको आगे बढ़ा चुके हैं, अब इसको प्रयागराज से और शुरू करना है, और शुरू करेंगे। वाराणसी से पहले ही प्रारंभ है, यहां से और शुरू करके ये दिखाना है कि हमारी जो भी नदियां हैं अविरल चलती हैं, और साथ ही साथ ये पर्यटन यानी कि एक आंतरिक सुख, बाह्य सुख दोनों देने का काम करती हैं, साथ में लोगों को आर्थिक मजबूती भी प्रदान करती है। नदियों के किनारे जो शहर, उनको एक मौका में आने वाली संभावनाएं उभर के आएंगी। निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो वहां पर लोग क्या होगा, थोड़ी थोड़ी देर पर रुकेंगे तो एक नया घाट बनता है, नया घाट बनेगा, नया घाट बनता है, नया टूरिज्म हब बनता है। कोई अपने यहाँ का खाना खिलाएगा या कोई चाय पिलाएगा अलग प्रकार की। मान लीजिए यहाँ से निकला, प्रयागराज से निकला तो बीच में अगर पहुंचता है, वाराणसी से निकला फिर आगे बलिया गाजीपुर होते हुए इस तरह आगे बढ़ते, तो सबके कल्चर आप देखेंगे तो एकदम अलग है, और खान पान अलग है। तो वो भी अपनी नदियों की जिसको कहते हैं और प्रशंसा भी करेंगे, उससे लाभान्वित भी होंगे और उसकी संरक्षा और उसका जो कहते हैं आदर करना भी सीखेंगे। ये एक बड़ी चीज है, यानी कह सकते हैं टोटल ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम कह सकते हैं। ये इस कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा होगा और साथ में जो मॉडर्नाइजेशन है, इसका विहंगम आप देखेंगे, दृश्य देखने को मिलेगा कि दोनों का कल्चर, समाज, हमारी जो आस्थाएं हैं, आध्यात्म है, आर्थिक प्रगति है, और सबसे बड़ी चीज एक दूसरे से सहयोग करते। 40 करोड़ लोग, क्या आप समझते हैं कि प्रशासन सहूलियत दे रहा है, लेकिन जब तक लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, जिम्मेदार नहीं होंगे, नहीं हो पाता। तो इससे बड़ा आप कह सकते हैं अनुशासित कोई आपको दूसरा इवेंट दुनिया में नहीं। दुनिया का एक, सही कहा आपने कि दुनिया का इकलौता देश ऐसा है कि आप समझिए कि 45 दिन के अंदर 40 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे, स्नान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, वापस जाएंगे। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। हमारे साथ राजेश द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, मेला कुंभ के एसएसपी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। सबसे पहला सवाल यही कि एक शहर आपने बसा दिया है, 56 थाने हैं, सैकड़ों चौकियां हैं, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? सब मैनेज करेंगे, सारी प्लानिंग मेला प्रशासन के साथ मिलकर कर ली गई है जी। साथ ही साथ इसमें तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ लगातार मीटिंग करते हैं। कैसे कैसे कौन सा विंग क्या करेगा, ये सब हमने तय कर रखा है। जैसा आपने देखा है बसावट हो रही है, उसी हिसाब से हमारी फोर्स भी रहेगी। जो अनसहयोगी बल है वो भी आ रहा धीरे धीरे,
इन सबको हम प्रशिक्षित कर रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ हमें एक सुरक्षित कुंभ देना है, बल्कि एक सुगम कुंभ देना, श्रद्धालुओं को एक एहसास दिलाना है कि उन्होंने एक विनम्र पुलिस को देखा है इस बार, जिन्होंने उनको एक फ्रेंड की तरह से गाइड किया है। अब राजेश जी, एक फिल्मों का एक पुराना डायलॉग है कि कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे और बड़े होकर मिले। क्या अब कुंभ में ही बिछड़ेंगे और कुंभ में ही मिलेंगे? क्या कुछ तैयारी की है खोया पाया के लिए खास तौर से? एक बार फिर से रिपीट कर देंगे आवाज। एक पुरानी फिल्मों में एक बड़ा मशहूर डायलॉग हुआ करता था कि कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे और बड़े होकर मिले। क्या अब कुछ ऐसी तैयारी है कि कुंभ में ही बिछड़ेंगे पर कुंभ में ही मिल जाएंगे? देखिए, विगत कुंभ में भी एक बहुत ही अच्छा इंतजाम किया गया था खोया पाया का। डिजिटल था वो, उसी को और विस्तृत रूप दिया गया है। और ये फिल्मों की स्टोरी इस बार सही नहीं हो पाएगी जी। जो अगर बिछड़ेंगे तो थोड़ी देर में ही अपनों से मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। क्या एआई का इस्तेमाल, सीसीटीवी कैमरों के किस तरीके से इस्तेमाल किया है इस बार आपने? सीसीटीवी का वृहद इंतजाम किया गया है और साथ ही साथ उसमें एक नई चीज है कि उसमें एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा आप जानते हैं कि पूरे विश्व में काफी तरक्की हुई इस टेक्नोलॉजी में, उसको यूज करके भीड़ नियंत्रण में, भीड़ प्रबंधन में, साथ ही साथ जो अन्य हमारे सामने चैलेंजेस होंगे उसके संबंध में हमें समय से पहले अलर्ट मिल जाएगा, जिससे कि हम उनका सामना कर सकेंगे। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा राजेश जी, लेकिन कुछ आंकड़ों को दिखा देते, क्योंकि अपने आप एक नया शहर बस चुका है प्रयागराज में, तो सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था, लगभग 56 से ज्यादा जो थाने हैं वो वहां पर बनाए गए हैं। क्या कुछ और आंकड़े इस बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए समझ सकते कि कितना बड़ा शहर? पुलिस चौकी की बात करें तो लगभग 144 थाना, 56, नागरिक पुलिस की संख्या लगभग 18,479, कुल लगभग 37,000 जवान प्रयागराज की सुरक्षा, महाकुंभ की सुरक्षा के लिए। ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो लगभग 1,405 पुलिस, घुड़सवार 146, जल पुलिस 340, पानी के अंदर से भी ड्रोन की निगरानी, ड्रोन आसमान पर ही नहीं लेकिन लेकिन जवान लगभग 37,000 जो है पुलिस के जवान तैनात किए गए। और एंट्री ड्रोन भी सिस्टम है, यानी कि कोई दूसरा ड्रोन नहीं उड़ा सकता है महाकुंभ के उस परिक्षेत्र में आसमान पे, लेकिन पानी के अंदर भी सुरक्षा की निगरानी। राजेश जी, ड्रोन को लेकर, क्योंकि ड्रोन को लेकर काफी कुछ आता है, क्या ड्रोन से भी निगरानी होगी? इसमें थोड़ा सा आपको और ऐड करना पड़ेगा। 10,000 से लगभग 12,000 तक हमारे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इसमें सम्मिलित रहेंगे और पीएसी सम्मिलित रहेगी। तो ये कुल संख्या आपने पुलिस बल की जोड़ी है, उसमें काफी वृद्धि होगी जी। साथ ही साथ सिविल डिफेंस के, पीआरडी के, एनजीओ के भी तमाम हजारों की संख्या में लोग हमारे सहयोग में रहेंगे, उनको भी आप इसमें हमारी व्यवस्थाओं में ऐड कर सकते हैं। तो लगभग संख्या 50,000 के आसपास पहुंच जाएगी क्या सुरक्षा? बिल्कुल 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 50,000 से ऊपर जाएगी। अच्छा, ये एक चीज और मैं आपसे राजेश जी समझना चाहूंगा कि ये मेला क्षेत्र की तैयारी हो गई, लेकिन जो श्रद्धालु 50 किलोमीटर दूर शहर से आ रहा है, क्या वहां से भी निगरानी उसकी शुरू होगी? कुछ जो सामान्य स्नान के दिन है, जैसे कि मुख्य पर्व को छोड़ करके तमाम शटल बसेस चारों ओर से चल रही हैं, जो कि उन्हें सुगमता से बिल्कुल 1 किलोमीटर के अंदर तक लेके आएंगी। बिल्कुल। हमारे साथ गणेश के सरवानी जी भी जुड़े हुए हैं, इलाहाबाद प्रयागराज के मेयर है। गणेश जी, क्या आपको लगता है ये एक बड़ा मौका है ब्रांडिंग करने का? जैसे हमने पहले ही समझने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग, प्रयागराज शहर की ब्रांडिंग, भारत की सभ्यता, संस्कृति, उस आध्यात्म की ब्रांडिंग। निश्चित रूप से सवाल ब्रांडिंग का ही नहीं है, बल्कि हमारा जो जीवन दर्शन है, पूज्य ऋषि मुनियों ने भारत के जिस जीवन दर्शन को गढ़ा है, जो पूरे लोग के कल्याण की कामना करता है जी। आप कल्पना करिए कि 40 करोड़ लोग आएंगे और उनके सेवा के साथ साथ जो वहां पर कल्पवासी हैं, जो दिन रात व्रत, एक समय भोजन करते हैं, 2 समय गंगा का स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, वंदना करते हैं, यज्ञ करते हैं और उसके बाद लोक कल्याण की कामना करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। यानी 40 करोड़ लोग जो आएंगे वो इसी भावना को लेकर के आएंगे कि हमें पूरे के कल्याण की कामना करना। कल्पवास इस माघ मेला, कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला का एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है। इस मेले के अंदर कल्पवास भी होता है, जो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक चलता है। जो कल्पवासी भारत के जीवन दर्शन के आधार पर वहां पर यह मेला, कुंभ मेला, माघ मेला और अर्ध कुंभ मेला, ये स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। कल्पवास जो लोग करते हैं वो 1 महीने, जो कल्पवासी हैं
मैं आपको दावे के साथ कहता हूं पूरा जीवन उनका निरोगी होता है। तो सकारात्मक ऊर्जा वहां पर विद्यमान रहती है, यज्ञों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, पूज्य ऋषि मुनियों के आगमन के माध्यम से, और गंगा जल के नजदीक रहने के की जो सकारात्मक ऊर्जा उन कल्पवासियों को मिलती है वो पूरे जीवन उनको निरोगी बनाने का काम करती है। और यह भी एक पक्ष है कल्पवास का। ये इस पक्ष को भी दुनिया को समझने की आवश्यकता है, भारत के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि कल्पवास एक ऐसा माध्यम है जो हमारे वृद्ध जीवन को भी मजबूत बनाता है, अंदर से निरोगी बनाता है, और हमें अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से जीवन का जो एक मार्ग मिलता है वो कल्पवास के माध्यम से मिलता है। जो कुंभ मेले के दौरान भी लाखों की संख्या में लोग कल्पवासी के रूप में वहां पर रहेंगे और एक समय भोजन करते हैं, 2 समय गंगा जी का स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, कथाओं। एक छोटा सा सवाल, क्योंकि आपके पास समय की कमी, एक छोटा सा सवाल, क्या ये मौका है भारत की आध्यात्म को समझने का, भारत की सनातन को समझने का, भारत की जो रीतियां हैं उनको समझने का? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अवसर है। मैं दुनिया के सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आमंत्रित करता हूं कि आइए भारत के इस महापर्व से, भारत के इस महाकुंभ से वास्तविक जीवन को महसूस करिए कि वास्तव में इस धरा पर प्रकृति ने हमको भेजा है तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा दायित्व क्या है, देश के प्रति, समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति और इन पूरी धरा के प्रति। भारत का ही ऐसा विचार है जो पूरे विश्व को अपने अंदर पशु पंछियों, जीव जंतुओं, जल स्रोतों, नदियों, तालाबों, पोखरों, पर्वतों, वनस्पतियों सबके संरक्षण की कामना इस महापर्व, इस महाकुंभ के मेले के अवसर। बिल्कुल सही कहा कि सबके संरक्षण की कामना इस महाकुंभ में की जाती है और शायद इसीलिए इतना बड़ा आयोजन। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश केसरवानी जी समय निकालने के लिए। लेकिन राजेश जी, क्या सोशल मीडिया का भी प्रयोग होगा इसमें? फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब का भी इसमें इसका संबोध लिया जा रहा है, सहयोग लिया जा रहा है? जैसा आप जानते हैं सोशल मीडिया तो एक दुधारी तलवार है। न सिर्फ ये हमारे लिए एक माध्यम होगा अपने जो हमने मेहनत की है, जो हमने इंतजाम किए हैं उसको शोकेस करने का, बल्कि तमाम ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो इसका मिसयूज कर सकते हैं। तो न सिर्फ हमारी इस पे नजर रहेगी जो भी सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किया रहा है, बल्कि जो इस पर नियंत्रण भी रखा जाएगा सोशल मीडिया सेल के माध्यम से, साइबर सेल के माध्यम से, और साथ ही साथ पूरा प्रयोग किया जाएगा हमारे जो भी प्रबंध है उनको दिखलाने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि सोशल मीडिया का भी प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि एक महाकुंभ जैसा बड़ा आयोजन, मनोज जी जैसे कि राजेश द्विवेदी जी कह रहे हैं कि हर एक फ्रंट का प्रयोग किया जाएगा सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए, बेहतर करने के लिए। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये एक बड़ा बदलाव, चाहे एआई का इस्तेमाल, चाहे सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल, चाहे ड्रोन का इस्तेमाल, ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए 2019 का जो मॉडल है, फिर मैं वहीं पर आता हूँ, उसके बहुत आगे 2025 का मॉडल सामने आने वाला है। ले करके आप पानी के अंदर ड्रोन, हवा में ड्रोन, आप देखिए एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। कौन सोच सकता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस विनम्रता के साथ इतनी हाईटेक भी हो सकती है। तो ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। अगर पुलिस विभाग इतनी मॉडर्नाइज हो सकती है, इतनी आधुनिक हो सकती है, इतनी विनम्र हो सकती है और इतनी दूर की सोच करके वो विषय जो शांति में काम कर रहा है उसमें भी कैसे और शांति लाई जाए, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक व्यापक बदलाव इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं, फिर हम इसको जोड़ते हैं अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। जो लोग आते हैं, आप देखिए चाहे जितने भी ठंड पड़े, चाहे कुछ भी हो, वो कहीं पर भी किसी प्रकार का शोरगुल, हल्ला गुल्ला अपने लय में ही चलते हैं। और इसमें आप चीज एक और देखिएगा, बहुत से लोग, जैसा अभी द्विवेदी जी कह रहे थे कि बहुत से लोग सेवा भाव से स्वतः यहां पर आते हैं, भोजन देने के लिए, बच्चों को मदद करने के लिए। और वैसे भी देखिए तो जिस प्रकार से यहां पर हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर्स पूरे उसमें विकसित करने की बात है मेला के दौरान पूरे 45 दिन के लिए, वो भी अनुकरणीय उदाहरण है। यानी कि जितनी भी सिविक बॉडीज हैं, वो चाहे लोकल स्तर पर हो, प्रदेश के स्तर पर हो या केंद्र के स्तर पर हो, ठीक है, इसमें निश्चित तौर पर केंद्र की भूमिका, जैसे रेलवे का विकास आप देखते हैं, एयरपोर्ट का विकास आप देख रहे हैं, या वाटर एज में आप देख रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जी 13 तारीख को 13 दिसंबर
यानी कि अगले 15 दिन के अंदर ही वो बहुत सी योजनाओं का वहां पर उद्घाटन और करेंगे, उसका करने जा रहे हैं, जो इसको और एक नया आयाम देगा। मैं फिर कहता हूं उन सभी लोगों से, चाहे विदेशी पत्रकार हो, चाहे हमारे यहाँ के हो, चाहे शोधार्थी, इसके इतने आयाम हैं, हर आयाम को समझ करके यदि बाद में कुछ कहा जाए तो विश्व के लिए एक बहुत बड़ी दुनिया भर की नजरें रहेंगी, दुनिया भर के जो मीडिया है, दुनिया भर के जो शोधार्थी है। सबसे बड़ी चीज आप देखिए, विभिन्न कल्चर, खाली उत्तर प्रदेश के नहीं, केरल से भी लोग आएंगे, तमिलनाडु से भी आएंगे, नॉर्थ ईस्ट से भी आएंगे, गुजरात से भी आएंगे, मतलब आप देखिए कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से भी आएंगे। एक ही जगह आपको पूरा भारत, 45 दिन में अगर आप भारत को भारतवंशी यहाँ मिलेगा, बिल्कुल, तो प्रयागराज में मिल जाएगा। राजेश जी, ऐसे बड़े आयोजनों में हम जब देखते तो कहा जा सकता है पार्किंग को लेकर बड़ी दिक्कतें होती, क्या पार्किंग को लेकर कुछ अलग व्यवस्था की गई है? पार्किंग की बहुत ही सुगम व्यवस्थाएं की गई हैं। जो विगत कुंभ में डिस्टेंसेस थे उनको और पास लाया गया है जी, न सिर्फ जनपद के बल्कि पूरे देश से भी। अगर जो सड़क मार्ग से आने वाले लोग हैं उनके लिए मेला स्थल से, संगम से करीब लाने के लिए लगभग 5.5 लाख से अधिक वाहनों को पार्क करने की 101 पार्किंग्स बनाई गई है। राजेश जी, क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान की ब्रांडिंग नहीं, उत्तर प्रदेश के पुलिस के पास भी एक बड़ा मौका है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा आयोजन है अपनी छवि को और बेहतर करने का? डेफिनेटली, जैसा मैंने आपको बताया कि न सिर्फ इस कुंभ को हमें सुरक्षित बनाना है बल्कि श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव देना है जो आज तक उन्होंने नहीं देखा होगा, और इसके लिए हम अपने पुलिस फोर्स को विशेष ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हमारी इन हाउस ट्रेनिंग के साथ साथ हमने संस्थाएं आबद्ध की हैं जो उनको सॉफ्ट स्किल्स सिखा रही हैं। आप समझ सकते हैं कि आमतौर पर पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को देखना होता है, बट यहाँ तो हमें सिर्फ श्रद्धा में डूबे हुए श्रद्धालुओं को एक सुखद सुगम अनुभव देना है, जिसकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्या बात कम्युनिकेशन को लेकर, स्किल को लेकर भी ट्रेनिंग दी गई है लोगों को? बिल्कुल, डेफिनेटली, आज विनम्रता से बात करने की, यहाँ तक कि चूंकि इसमें देश विदेश के लोग आएंगे, विभिन्न भाषाओं में कैसे समझा जाए वो क्या बोल रहे हैं और कैसे उन्हीं की भाषा में उत्तर दिया जाए, इसके भी प्रयास किए जा रहा है। बिल्कुल, कई देशों के लोग आएंगे, अलग अलग भाषाओं के लोग आएंगे, तो ऐसे में चुनौतियां भी हैं लेकिन तैयारी भी पूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, समय निकाला आपने। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। तो बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आज हमने बात की कि महाकुंभ के सिर्फ 44 दिन बाकी रह गए, लेकिन हमारी नजर, हमारा कार्य बिग न्यूज बिग एनालिसिस का पूरी टीम महाकुंभ के हर एक बड़ी खबर पर नजर रखेगा। आने वाले दिनों में फिर हम महाकुंभ को लेकर एक बड़े कार्यक्रम करेंगे, लेकिन आज बस इतना ही। कल फिर किसी अच्छे विषय के साथ आपके सामने पेश होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो ओपन माइक विद म्यूजिक। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। जीजा जी, एक रसगुल्ला लेना पड़ेगा। रहना बीती जाए। चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। अदे मजे वरम मदल नाय वो में। ओपन माइक विद म्यूजिक एकदम नए वक्त पे रात के 9 बजे। दुआ चाहिए। ओपन माइक विद म्यूजिक। पंछी नदिया पवन के झोंके